Hello everyone, welcome to ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका बुक ज्योग्राफी लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर का पार्ट नंबर 2 बना रहे हैं। तो आप उसका एग्रीकल्चर का पार्ट नंबर 2 वीडियो देख रहे हैं आज। कृषि तो भाग संख्या 2। तो हम लोगों ने अपना जो प्रीवियस टॉपिक था वो इस पिक्चर पे एंड किया था, ठीक है। तो सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। डू यू नो, तो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्री प्लस कल्चर, सैरी प्लस कल्चर, पीसी प्लस कल्चर, वीटी प्लस कल्चर और हॉर्टी प्लस कल्चर। ये अपने आप में डेफिनेशंस हैं, ठीक। तो इन डेफिनेशंस को हम डिफाइन करेंगे। देखिए आगे पढ़ते हैं। अभी ये डेफिनेशन आगे आ रही हैं। सबसे पहली डेफिनेशन एग्रीकल्चर आ रही है। देखिए एग्रीकल्चर, तो ये डेफिनेशंस आपको इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको ज़रूर से नोटिस करें और इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है। देखिए, अच्छा एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, जो भी आप हायर लेवल के आगे चल करके एग्ज़ाम देते हैं, जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, उसके बाद जब आप जॉब के लिए सर्चिंग करते हैं, तो आप HSSC के एग्ज़ाम, UPSC के एग्ज़ाम, इस तरीके के एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उनके अंदर SST के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा आपका 7th 8th 9th 10th यही SST पूछी जाती है। और बच्चे फिर इस तैयारी के लिए एक्स्ट्रा कोचिंग्स लगाते हैं, यानी कि जब आपको मौका मिला था पढ़ने का तब ध्यान नहीं दिए, तब एक्स्ट्रा कोचिंग लेकर के अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च करके तब जा कर के उस काम को करते हैं। तो आप बेहतर है कि अभी आप ध्यान दें, ठीक है। तो अपना मनी अपना टाइम दोनों सेव करें, ठीक है। तो आप कोशिश करिए फोकस करने की, ठीक है ना। तो देखिए अब देखिए क्या है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो इसकी डेफिनेशन आ रही है पहले एग्रीकल्चर की। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। यानी कि ये वो विज्ञान है, जो विज्ञान या आप कह सकते हो कि वो कला है, खेती की वो कला है, ठीक है, जिसमें आप करते क्या है, कह रहा है कि इसके अंदर हम मिट्टी, ठीक है, में खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं और लाइफ स्टॉक को बढ़ाते हैं। लाइफ स्टॉक को बढ़ाते का मतलब है यहाँ पे पशुपालन करते हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ खेती ही नहीं आता, इवन पशुपालन भी आता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। इसका अनदर नेम क्या है एग्रीकल्चर का? फार्मिंग इज अनदर नेम, ठीक है। तो यही सब इंटरनल क्वेश्चन होते हैं, यही पूछे जाते हैं, आप यही मार खा जाते हो, ठीक है। तो अब व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एग्रीकल्चर? दैट इज फार्मिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेरिकल्चर, ठीक। देखिए सेरिकल्चर, अब क्या है सेरिकल्चर? कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, यानी कि आप कमर्शियल रूप से जिससे आप बेच सकें। कमर्शियल रूप का मतलब होता है जब आप उसको सेल आउट करें, उससे मनी अर्न करें, उसको बोलते हैं कमर्शियल, ठीक है। तो कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, कीड़े पालना, सिल्क के कीड़े पालना, ठीक है, उनको बढ़ाना। अब उनको क्यों बढ़ाना है? क्योंकि सिल्क बहुत महंगा फाइबर होता है और सिल्क से क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, ये फार्मर की इनकम में सप्लीमेंट का रोल प्ले करता है। सप्लीमेंट वो आप बोलते हैं ना कि हम जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो क्या होता है कि एक तरीके से न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो फार्मर है वो चाहे तो सेरिकल्चर भी कर सकते हैं, उससे उनकी इनकम बूस्टअप होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पिसिकल्चर। व्हाट इज पिसिकल्चर? ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है। यानी कि खुद के बनाए हुए टैंक, तालाब, उनमें मछली पालन करना क्या कहलाता है? पिसिकल्चर कहलाता है, राइट। अच्छा उसके बाद विटिकल्चर। विटिकल्चर यानी कि अंगूर की खेती करना, ठीक है। आप देखिए विटिकल्चर के बारे में क्या कहते हैं, देखिए
कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स सॉरी, तो यानी कि आपका अंगूरों की खेती करना, ठीक है। उसके बाद देखिए हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, ठीक है, यानी कि सब्जियां उगाना, फूलों को उगाना, फलों को उगाना, ठीक है, इस लेवल पर उगाना कि उनका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सके, हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने घर में आपने टमाटर का पौधा लगाया हुआ जिसमें 4-5 टमाटर हैं और आप अपने घर के लिए यूज़ कर रहे हो, वो हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, वो आप अपने घर के यूज़ के लिए कर रहे हैं, बट आप एक्चुअल इसका पर्पज़ क्या है कि आप उसको ग्रो करें कमर्शियल लेवल पर, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए क्या है फार्म सिस्टम, कृषि तंत्र। क्या है कृषि तंत्र, ठीक है, देखिए क्या है कृषि तंत्र, उसके बारे में पढ़ते हैं। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर ऑफ फार्मिंग कैन बी लुक्ड at as a system. The important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor, ठीक। अच्छा, जो एग्रीकल्चर होता है यानी कि जो फार्मिंग होता है, जो कृषि होता है, ये एक इसमें एक सिस्टम होता है, ठीक है, एक मतलब कई सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक। इसका इनपुट क्या है, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल क्या है एग्रीकल्चर करने के लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए रॉ मटेरियल है, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स माने आप खाद चाहिए, और मशीनरी चाहिए और लेबर चाहिए। बिना टूल्स के पॉसिबल नहीं है, आपको टूल्स चाहिए होंगे, तो वो उनको हम मशीनरी कह रहे हैं। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लगिंग, इसके अंदर कुछ आपको ऑपरेशंस यानी कि आपको आप कह सकते हो कि आपको एक कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप उसमें प्लगिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि हल से जोतेंगे खेत को, सोइंग करेंगे यानी बीज बोएंगे, इरिगेशन करेंगे यानी कि सिंचाई करेंगे, और वीडिंग करेंगे। देखो वीडिंग तो आपका साइंस के अंदर भी चैप्टर में आता है, वीडिंग वर्ड जो है, ठीक है, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना, ठीक है, उसे हम वीडिंग कहते हैं। तो अनवांटेड प्लांट्स क्या होते हैं, जब आप कोई फसल को उगाते हैं, कोई खेती करते हैं, तो साथ में छोटी छोटी खरपतवार उगाती है। अब ये खरपतवार होता क्या है कि खरपतवार जो होगी, इनको वैसे वीड्स कहते हैं, और वीडिंग का मतलब इनको रिमूव करना होता है, ठीक है। तो खरपतवार जो होती है, वो खरपतवार आप अगर बड़ा जो प्लांट है, सपोज कीजिए आपने ये मेन प्लांट उगाना है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, ये आपका मेन प्लांट उग रहा है, इसके साथ साथ अब यहाँ पे छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स उग गए, तो ये तो उगे हुए उसी जमीन में तो हैं, तो ये जो जमीन के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे मेन प्लांट को मिलने चाहिए थे, अब ये कुछ न्यूट्रिएंट्स शेयर करने पड़ेंगे इस प्लांट के साथ भी और इस प्लांट के साथ भी, तो उससे जो हमारा मेन प्लांट है उसकी जो ग्रोथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं ले पाएगा। अगर उसने अपने फ्लावर से सपोज कीजिए 10 फ्रूट्स उगाने थे, तो जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिले तो वो 10 फ्रूट्स की जगह क्या करेगा, 5 या 4 या थोड़ा लेस फ्रूट्स को उगाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा जो मोटिव था खेती का कि प्रोडक्शन को बढ़ाना, वो सॉल्व ही नहीं हुआ। तो इसलिए वीड्स को रिमूव करना जरूरी है, इट मीन्स वीडिंग करना जरूरी है। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि वीडिंग जो है वो फिजिकली भी होती है और केमिकली भी होती है। पहले टाइम में क्या होता था, किसान उनको हाथों से करते थे, ठीक है, खुरपी से, ठीक है, सिकल से किया करते थे। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, आजकल वीडिसाइड्स आते हैं, वीडिसाइड्स जो हैं केमिकल्स होते हैं, इनका छिड़काव कर दिया जाता है, इससे अनवांटेड प्लांट्स, मेन प्लांट में कोई असर नहीं पड़ता बट अनवांटेड प्लांट्स हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है पकी हुई फसल को काटना, ठीक है। अब आउटपुट्स क्या है, यानी कि फार्मिंग करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो आउटपुट्स क्या मिलेगा, यानी कि आपको मिलने वाला है आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, आपको मिलेंगी फसलें, आपको मिलेगी ऊन, आपको मिलेगा डेयरी, ठीक है, और आपको मिलेगा पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर आपने अगर मुर्गी पालन किया हुआ था, बत्तख पालन किया हुआ था, तो वहाँ से आपको मीट प्लस आपको मिल सकता है उनके पोल्ट्री के प्रोडक्ट क्या होता है, मीट होता है और साथ में क्या मिलता है, और एग्स मिलते हैं। और अगर आपने एनिमल्स रखे हुए थे तो क्या मिलेगा, डेयरी में यानी कि दूध मिलेगा, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट मिलेंगे।
और अगर आपने भेड़ बकरी पाली हुई थी तो उससे आपको वूल मिलेगा, ठीक है, ऊन मिलेगी, जिससे आप उसको ऊन को बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब देखिए यहां पर इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट्स दिखाया हुआ है। इनपुट्स में क्या है? मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स। प्रोसेस का मतलब ऑपरेशंस, प्लगिंग, सोइंग एंड स्प्रेइंग, ठीक है। और आउटपुट्स क्या है? क्रॉप्स। तो ये आप देख सकते हो, ये दिखाया हुआ है पिक्चर, ठीक है। ये आपका इंटरनल क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और ये आपके जो 8th क्लास की साइंस है उसके अंदर भी यही क्वेश्चन आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वहां पे भी, तो उसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा देखिए, अब आगे देखिए, ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। अच्छा, कृषि के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो देखिए, फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया में, ठीक है, फार्मिंग जो होती है उसे अलग अलग तरीके से किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। अच्छा, यानी कि जो खेती होती है, यानी कि जो कृषि है, ये अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करती है। जैसे कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है, आप किस एरिया में रहते हैं, ठीक है, आप हिली एरिया में रहते हैं, आप प्लेन रीजन में रहते हैं, आप ड्राई रीजन में रहते हैं, आप कौन सी रीजन में रहते हैं, ठीक है ना, और वहाँ की डिमांड क्या है, तो उस हिसाब से आप खेती करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आप प्याज है, तो अभी जैसे आपको बता दूं कि हमारा महाराष्ट्र है, ठीक, आंध्र प्रदेश है, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर सप्लाई यहाँ से होती है। और जो आपका पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर गेहूँ काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। चावल भी उगता है बट गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सप्लाई गेहूँ की होती है, ठीक है। अच्छा, इवन चावल भी उगाया जाता है अच्छी मात्रा में, चावल की भी सप्लाई होती है। वैसे आपकी बता दो नॉलेज के लिए कि मध्य प्रदेश जो है, ठीक है, उनको वहाँ पर, ठीक है, जो गेहूं है वो आप वर्ल्ड फेमस गेहूं होता है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का गेहूं होता है। इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में चीनी होती है, तो चीनी के लिए फेमस है, ठीक है। अच्छा, तो दूध के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हरियाणा फेमस है, यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आगे बोल रहा है कि इसके अलावा आपकी डिमांड क्या है, ठीक है, आपकी कैसी लेबर है और आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी है, ठीक है। इस हिसाब से आप फार्मिंग को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि निर्वाह खेती, निर्वाह कृषि, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि, जिसमें सिर्फ आप निर्वाह कर सकते हैं, यानी कि आप उसको बेचने योग्य नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप हिली रीजन्स के अंदर जब फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पर इस लेवल की फार्मिंग नहीं होती कि आप वहाँ पर अगर आप गेहूँ अगर आप उगा रहे हैं तो आप उसे बेच सकें। वो सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग है, किसान सिर्फ इतना उगा पाता है कि वो सिर्फ अपने लिए यूज़ कर सके, ठीक है। यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो होती है वो कमर्शियल फार्मिंग होती है, ठीक है। अच्छा, कमर्शियल फार्मिंग का मतलब हुआ कि आप जो हैं उसको इस लेवल तक उगाते हैं कि आप अपने लिए तो उसे बचा ही लेते हैं, साथ में आप उसको बेच भी पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात हो रही, देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, आइए देखिए बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब फार्मिंग को ही कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करते, इसके अंदर हम लोग आप नेचुरल मैन्योर और नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ करते हैं। जैसे आपने पेस्टिसाइड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। आमतौर पर आजकल जो फार्मिंग होती है उसमें जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं उसमें हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करेंगे, आप जैसे आपने बचाना है, पेस्ट से बचाना है, तो आप कुछ नेचुरल प्रोसेस यूज़ करेंगे। जैसे अगर पेस्ट को खाने वाले कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पेस्ट को खा जाते हैं बट आपकी फसल को नुकसान नहीं देते, तो जानबूझ करके आपके ऐसे इंसेक्ट्स को छोड़ा जाता है खेतों के अंदर ताकि वो पेस्ट को खा जाए, तो आपके पेस्ट यानी कि आपके खेतों को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है, और नेचुरली रूप से बिना केमिकल छिड़काव करे आपका काम बन जाए। अच्छा, नहीं तो आमतौर पर क्या किया जाता है कि पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, हालांकि वो हार्मफुल भी होता है।
अच्छा, इंसेक्टिसाइड्स, खेतों की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी इंसेक्टिसाइड्स कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया, एनकेपी, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यूरिया और एनकेपी का यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, तो इनका यूज़ किया जाता है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको चाहिए होगा क्या, आप मैन्यूर यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रीन मैन्यूर यूज़ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और काउ डंक मैन्यूर यूज़ हो सकता है, इस तरीके के मैन्यूर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप जो है जैसे आपका रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स, तो रोडेंटिसाइड्स यूज़ किया जाता है। आप रोडेंट्स के लिए आप नेचुरल प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके जैसे आप जो होते हैं कुछ इस तरीके के एनिमल्स को जो कि फूड चेन का हिस्सा होते हैं उनको रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो वो खेत में जाकर के रोडेंट्स को खा जाते हैं, बाकी आपकी फसल बच जाती है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो आपका जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद जो वेस्ट बनता है उस वेस्ट को भी आप यूटिलाइज करते हैं किसी और चीज़ में। तो एक सर्कल बना लेते हैं कि एक चीज़ का प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे एक वेस्ट जो ये जो प्रोडक्ट बना आपका, सपोज कीजिए इसका जो वेस्ट होगा, ठीक है, ये वेस्ट अब यूज होगा किसी और चीज को बनाने के लिए, ठीक है। इससे फिर दोबारा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का जो वेस्ट बनेगा उसको फिर यूज करेंगे। तो इस तरीके सर्कल चलता रहता है। इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेथड कहते हैं। ये होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। इससे खेती बढ़ जाती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली, यानी कि इस तरीके की जो कृषि होती है इसमें किसान की परिवार की ज़रूरतें ही पूरी हो पाती हैं। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट्स, यानी कि इसमें आप ट्रेडिशनल, यानी कि ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाले, पारंपरिक यानी कि जिनको प्राचीन रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जिसमें आप टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जैसे कि आप सिंपल आप बैल के माध्यम से हल चलाते हैं, प्लगिंग करते हैं, तो उसमें आपने ट्रैक्टर्स यूज़ नहीं करे, या ट्रैक्टर्स के और जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है वो आपने यूज़ नहीं करी। जैसे आप फसल काटते हैं तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर आप हाथों से काट लेते हैं। आजकल उसके लिए क्या होने लगी, बड़े बहुत ह्यूज साइज़ की मशीन्स आ गई हैं जो कि आपका कुछ ही उस पूरे खेत को कुछ घंटों में ही काट देती है, ठीक है। जबकि उस पहले क्या होता था, इस काम के लिए 2-3 दिन का समय लगता था, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होता है, किसान का नुकसान होने से बच जाता है, ठीक है, और लेबर कॉस्ट भी बचती है। तो ट्रेडिशनली फार्मिंग में क्या होता है, यानी कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, ये सब यूज़ नहीं होता, मशीन वगैरह यूज़ नहीं करते, या लो लेवल की मशीन यूज़ करते हैं, सिंपल टूल्स जैसे खुरपी, ठीक है, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते, दरांती, ये सब यूज़ करते हैं। अच्छा, और आप हाउस होल्ड लेबर यूज़ करते हैं। हाउस होल्ड लेबर यानी कि घर में जो सदस्य हैं वही लोग काम करते हैं, कोई बाहर से लेबर नहीं मंगाते, क्योंकि ये कमर्शियल लेवल पर तो कर ही नहीं रहे, आप तो कर ही अपने यूज़ के ले रहे हो, इसे सबसिस्टेंस फार्मिंग है, ठीक है। तो इस केस में जो आउटपुट होता है वो भी स्मॉल होता है, ठीक है। ज़्यादा लेवल पर आप सोचो कि प्रोडक्शन हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। देखिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं। इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, ठीक है। अच्छा, यानी कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस जो फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर जो होती है, यानी गहन निर्वाह कृषि, उसके अंदर जो किसान होता है या जो फार्मर होता है वो छोटे से प्लॉट में या छोटी ज़मीन में ही खेती करता है, सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करता है, और ज़्यादा लेबर नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, नहीं सॉरी, इसके अंदर मोर लेबर का मतलब है ज़्यादा उनकी मेहनत लगती है, मेहनत ज़्यादा लगती है। लेबर का मतलब यहाँ पर लोगों से नहीं है, लेबर का मतलब हो गया यहाँ पर मेहनत से है, यहाँ पर ज़्यादा मेहनत लगती है,
ठीक है। अच्छा, क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। यहाँ पर आप जो है सूरज की ही गर्मी पर निर्भर करते हैं और मिट्टी उसी हिसाब से फर्टाइल होती है जो कुदरती रूप से होनी है, ठीक है, और साल में एक तरीके की फसल ही उगाई जाती है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, सेम प्लॉट के अंदर एक प्रकार की फसल उगाते हैं। राइज इन द मेन क्रॉप्स, गेहूँ और चावलों की जो फसल होती है वो इनकी मेन क्रॉप्स होती है, ठीक है। अच्छा, अदर क्रॉप्स इंक्लूड्स व्हीट, मेज, पल्सेस और अच्छा सॉरी, मैं ना मोर देन वन क्रॉप, यहाँ पे मोर देन वन क्रॉप था, मैं वन क्रॉप ही बोल गया, तो मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने मोर देन वन क्रॉप, सॉरी, यानी कि साल भर में एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा उगाते हैं। तो पहला राइस आ गया, मेन क्रॉप राइस है, और जो दूसरी फसल है वो आपका व्हीट हो सकती है, मेज हो सकती है, पल्सेस हो सकते हैं, दालें, पल्सेस माने दालें और मेज माने मक्की, ठीक है, मक्का, और ऑयल सीड्स, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कपास हो गया, ऑयल सीड हो गया, कपास, ठीक है ना, ये सब उगाया जा सकता है। तो ये भी एक्स्ट्रा उगाते हैं, मतलब 6 महीने वो कर दिया तो 6 महीने दूसरी फसल उगा दी, राइट। अच्छा, देखिए आगे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिविलेंट, ठीक है, in the thickly populated area of the monsoon regions of साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, देखिए, प्रिविलेंट, यानी कि प्रचलित, यानी कि ज़्यादा फेमस है। कहाँ पर फेमस है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो फेमस है कहाँ पर? थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। ये निकल के आया इंटरनल क्वेश्चन, ऐसे ही होते हैं इंटरनल क्वेश्चंस, ठीक है, यहीं से निकलते हैं कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज फेमस इन इंडिया, वेयर इट इज फेमस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कहाँ फेमस है। इस तरीके के इंटरनल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यही तो ध्यान देना होता है। ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। अब अगर आप बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, आप देख रहे हैं मैं बार बार करता हूँ, ठीक है, मैं उनको सर्कल भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, वो सिर्फ हिंट होता है। अब बच्चा जो समझना चाहता है वो समझ सकता है, ठीक है, जिसको नंबर अच्छे गेन करने हैं, फाइनल्स में, रिपोर्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो वो इन चीज़ों पर स्पेशली ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये कहाँ पर होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहाँ होती है? आमतौर पर कह रहा है कि साउथ इंडिया में होती है, साउथ ईस्ट इंडिया में होती है और ईस्ट एशिया में होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, अच्छा, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, नॉट इंडिया, पूरे एशिया में होती है। साउथ एशिया में इंडिया भी आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, ठीक है, बांग्लादेश भी आ जाता है, ये साउथ ईस्ट एशिया में ही आते हैं। और साउथ एशिया में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में, ठीक है, इंक्लूड्स हैं, कौन से हैं? अब ये दूसरा आ गया, ठीक है, आदिम निर्वाह कृषि में होता है, कौन सा, क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि स्थानांतरण खेती, ठीक है, स्थानांतरण खेती यानी एक जगह से दूसरी जगह जो होती है उसे बोलते हैं। और दूसरा इसके अंदर होता है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है चलवासी, ठीक है, पशुचारण, चलवासी पशुचारण, यानी कि जब जो कृषि करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कृषि का मतलब सिर्फ खेती नहीं होता, यानी कि ज़मीन पर अनाज बोना ही कृषि नहीं होता, ठीक है। उसमें आपने पहले ही पढ़ चुका कि उसके अंदर आप पशुपालन भी आता है। तो इसमें नोमैडिक हर्डिंग के अंदर क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पशुपालन किया जाता है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या होता है कि बार बार ज़मीन को बदला जाता है, ठीक है, कभी इस ज़मीन पर उगा लिया, कभी अगली दोबारा फिर किसी और ज़मीन पर उगा लिया, ऐसे करके होता है। अब आपको स्ट्रेंज लगेगा क्योंकि हरियाणा में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम जिस रीजन में रहते हैं यहाँ पर तो हमारी परचेज्ड ज़मीन होती है और उसी ज़मीन में हमें खेती करनी होती है। हालांकि ये सिस्टम बहुत समय पहले होता था, अभी भी कुछ इलाकों में होता है, बाकी हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अब इतनी ज़मीन नहीं बची है कि किया जा सके। सिर्फ कुछ एरिया में आदिवासी लोगों को करने की परमिशन दे रखी है, ठीक है, तो जो आदिवासी लोग होते हैं वो करते हैं सिर्फ छोटे से एरिया में, ठीक है, वो अपने एरिया में वहाँ रहते हैं तो उनको ही वहाँ पर रहने के लिए परमिशन होती है और कोई जाता भी नहीं है,
ठीक है ना। अच्छा, तो अब ये सिर्फ बहुत छोटे से एरिया में सिमट के रह गया है। इंडिया में अगर आप देखें तो ये आपको इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरिया में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। डू यू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि स्थानांतरित कृषि जो होती है इसको दुनिया भर में अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जूमिंग, जूमिंग अगर बोलें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देखिए मैं बोल भी रहा था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया में नॉर्थ ईस्ट एरिया में होती है, तो देखिए वहां पर उसको जूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं, जूमिंग खेती। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मिल्पा, मिल्पा शब्द है वो मैक्सिको के अंदर मिल्पा बोलते हैं, मिल्पा मैक्सिको में, जूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और रोका, रोका ब्राजील में। ठीक है, ये इसके और इसके अलावा लेडिंग, लेडिंग जो है मलेशिया में, ठीक है, कहा जाता है। ये आप शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के अदर नेम है, राइट। देखिए अब आगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, अमेज़न बेसिन जो कि आपका ब्राज़ील में है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब देखिए इसमें इंडिया का भी एरिया आ गया। ठीक है, अच्छा तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आमतौर पर घने जंगल वाले इलाकों में किया जाता है। ठीक है, अब कहाँ किया जाता है वो आपको एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये इंटरनल क्वेश्चन में आ सकते हैं, राइट। आगे देखिए, उसके बाद देखिए, दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ये ज़्यादातर भारी बारिश वाले इलाके हैं। आपको वैसे भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला इलाका है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, इसमें आप जो है यहाँ पर जाएंगे तो मेघालय जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में से आता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आपका दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विकली रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जल्दी जल्दी नई फसलें या नया अनाज या नया पौधे उग जाते हैं क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है। अच्छा, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फिलिंग ऑफ ट्रीज एंड बर्निंग दैम, यानी कि पहले पेड़ों को काट दिया जाता है थोड़ा से इलाके के अंदर और बाद में उनको जला दिया जाता है। ठीक है, द एशेज ऑफ ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown। यहाँ पर जो राख होती है उसको बिखेर दिया जाता है उस एरिया में और उसके बाद यहाँ पर उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? उगाया जाता है यहाँ पर मेज़, मक्का उगाया जाएगा, याम, याम का मतलब होता है रतालू या जिमीकंद। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा पोटैटो, आलू और कसावा, कसावा भी एक तरीके से आलू की तरह की एक फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा, और इसमें आलू या आप कह सकते हो जस्ट लाइक लुक लाइक एज अरबी, जैसे अरबी होता है, अरबी उसके जैसा देखने में लगता है ये। ठीक है, अच्छा, और ये आपका जो जिमीकंद है वो भी उसी तरीके से देखने का लगता है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर द सॉइल लॉसेज इट्स फर्टिलिटी, मतलब किसान वहाँ पर उगाता रहता है काफ़ी समय तक। जब ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म होने लग जाती है तो वो ज़मीन को छोड़ देता है और उस ज़मीन को छोड़ करके नया प्लॉट पे चला जाता है। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, आफ्टर द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी द लैंड एज अबंडेंट, ज़मीन बंजर हो जाती है एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट, वो नए ज़मीन की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही कि यहाँ पर सिर्फ आदिवासी लोगों को रहने की परमिशन होती है, तो आदिवासी लोग रह सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट से परमिट होती है। ठीक है, उस एरियाज़ को, तभी वहाँ पर ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज भी लग रहा होगा इस बात को देख के। ठीक है, सुन करके। अच्छा, तो किसान आगे बढ़ जाता है, बट आप ये भी समझ चुके हैं पहले से, क्योंकि ये क्विक रीजनरेशन एरियाज होते हैं और हैवी रेनफॉल एरिया होते हैं। तो अगर वो लैंड अबंडेंट है भी, सपोज वहाँ पर आगे खेती नहीं हो पा रही है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा वहाँ पे नए पौधे उगने में। कुछ समय बाद वहाँ पर नए एरिया, उस एरिया के अंदर दोबारा से छोटे छोटे पौधे उगाएंगे। कुछ समय बाद वहाँ पे फिर दोबारा वो नया पौधे, नया पेड़, नया जंगल का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, अच्छा, इसका अनदर नेम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, ये भी नाम नोट डाउन कर लेंगे आप, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब देखिए नोमाडिक हर्डिंग, नोमाडिक हर्डिंग क्या है? ठीक है, अच्छा, इसको नोमाडिक हर्डिंग को खाना बदोश भी कहते हैं।
ठीक है। खानाबदोश, खानाबदोश यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घुमक्कड़, ठीक है, करने वाले। और ये आपको आमतौर पर आपको राजस्थान और हरियाणा के कुछ एरियाज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो एरिया हमारा लगता है राजस्थान के इलाकों से, वहाँ पर ऐसा मिलता है। क्योंकि पहले टाइम में क्या होता था, अब तो खैर काफ़ी बदल गया है, सिचुएशन बदल गई है। तो पहले क्या होता था कि बारिश वगैरह की कमी होती थी, तो जो उस एरिया में लोग रहते थे उनको अपने पशुओं को पालने के लिए उनको लेके जाना पड़ता था, ठीक है। तो वो लोग जाते थे दूसरे एरिया में, और जहाँ पर उनको ग्रीनरी एरिया मिलता था वहाँ पर जाकर के वो अपना काम चलाते थे। तो देखिए आगे क्या है, बोलता है कि नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स। ये आमतौर पर आपको अर्ध शुष्क, सेमी एरिड का मतलब है अर्ध शुष्क, ठीक है। अच्छा, और एरिड, एरिड का मतलब होता है शुष्क, ठीक है, यानी कि कंप्लीटली ड्राइड और थोड़ा ड्राई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि जैसे कि एग्जांपल बोल रहा है सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, ये इंडिया के अंदर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे सेमी एरिड, सेमी एरिड इलाके जो हैं आपको पंजाब और हरियाणा का जो रीजन होता है वो सेमी एरिड एरिया होता है। और एरिड जो है वो आपको गुजरात, राजस्थान जो है वो एरिड रीजन्स में आता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे रहा है कि सेंट्रल एशिया और कुछ पार्ट इंडिया के भी, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये इलाके हो सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हेड्समैन, हेड्समैन यानी कि वो जो आपका चलचर जो कृषक है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर। एनिमल्स के साथ मूव करते हैं चारा लेने के लिए, पानी की तलाश में, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने इलाके में भी देखे होंगे कई बार जो लोग गायें वगैरह लेके जाते हैं, खूब सारी गायें लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, गायें ले जाते हैं। और राजस्थान के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऊँट मिलेंगे, बहुत सारे ऊँटों को लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फोडर माने चारा एंड वाटर अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स, बट उनके रूट्स डिफाइंड होते हैं, यानी कि उनके नियत रास्ते होते हैं, वो उसी रास्ते से जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। ये आमतौर पर किस वजह से करते हैं? ये करते हैं क्योंकि क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ बाधाएं हैं वातावरण की, ठीक है ना। अच्छा, और कुछ उस एरिया की कुछ बाधाएं हैं। देखिए हर एरिया में अच्छी आप चाहें कि अच्छी बारिश हो जाए या अच्छे से फसल हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, तो उनको दूर निकलना पड़ेगा, ये रीज़न है, ठीक है। अच्छा, देखिए इसमें आमतौर पे कौन से एनिमल्स होते हैं? शीप, कैमल, याक एंड गॉट्स आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। इसके अंदर आप याक होता है, याक को तो लद्दाख वगैरह में लेके जाया जाता है, यहाँ तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कैमल मिलेगा, शीप मिलेगी, गॉट्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मिलते हैं आमतौर पर देखने के लिए उनके पास। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। यानी कि इनसे मिलता क्या है उनको? इनसे मिलेगा, उनको दूध मिल जाएगा, इनसे उनको उनकी खाल मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, और इनसे जो है उनको वूल मिल जाएगी, मीट मिल जाएगा, ये सब चीज़ें उनको मिलती हैं, ये सब वो बेच देते हैं, ठीक है, और बेच करके अपना गुजारा चलाते हैं। तो ये देखिए आप, नोमैडिक हर्डर्स विद देयर कैमल्स, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। और आज आप लोगों को वर्ड को डिफाइन नहीं करना, सॉरी, वर्ड का मीनिंग नहीं बताना हिंदी में, इवन आपको वर्ड का डिफाइन करना है, उसको डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। आज आपको कमेंट बॉक्स में आपको डेफिनेशन बतानी है। तो डेफिनेशन आपको बतानी है, एक तो नोमैडिक हर्डिंग की और सबसिस्टेंस फार्मिंग की। ये दो वर्ड्स में आपको दे रहा हूं, नोमैडिक हर्डिंग एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इन दोनों वर्ड्स को आपको डिफाइन करके कमेंट बॉक्स में इनके डेफिनेशन लिखनी है, राइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आज हम लोग यहीं एंड करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।